चैनल में मैंने पिछले वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स के सारे फार्मूला रिवाइज़ करवाए थे और सारे ग्राफ एनसीईआरटी के जो है उसको रिवाइज़ करवाया था। अब हम इसमें रिवाइज़ करेंगे। अब हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे पहले पूरे फार्मूला देखेंगे जो बेसिक हैं, जो आ सकते हैं, मतलब ये सब सारे जो नोट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद मैं पूरी इसकी डिटेल फार्मूला लिस्ट भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बेसिक है, जो सबसे ज़्यादा आता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन सबसे पहले करूँगा, उसके बाद इन सबकी मेरे पास अच्छी सी पूरी शॉर्ट नोट्स है, मतलब पूरा डिटेल वाला भी शॉर्ट नोट्स है। पहले इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, उसके बाद पूरा डिटेल वाला शॉर्ट नोट्स भी एक्सप्लेन करूँगा। पहले इसको देखिए आप, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, नहीं अच्छा लगा होगा तभी बताइएगा। मैं इसमें पीवाईक्यू भी बताऊँगा, कहाँ से पीवाईक्यू आया है, कहाँ से पीवाईक्यू इस साल आ सकता है, क्योंकि जहाँ से प्रोबेबिलिटी इस साल नहीं आई थी क्वेश्चन वहीं से आने की होगी, मैं बताऊँगा भाई। अब मेरे वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखेंगे 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब होता है। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, लेकिन मास जो होता है वो वेरिएंट होता है। मास के इस वेरिएंट के रिलेशन से क्वेश्चन आया था काफ़ी साल पहले, लेकिन इस साल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है, मेरा मन कहता है। उसके बाद हम देखेंगे 1 कूलम्ब इक्वल टू 6 × 10⁻28 होता है, ये भी याद रखना भाई। और फ्रिक्शन ऑन ड्राइविंग किस में करते हैं? केवल इंसुलेटर में। कंडक्शन किस में होता है? कंडक्टर में। ये कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, इस साल पूरी प्रोबेबिलिटी है भाई, लिख के दे रहा हूँ। इस साल कूलम्ब लॉ के वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखना। और इस वाले पे टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जेईई में इसमें इससे टाइम पीरियड से क्वेश्चन तो पूछ चुका है। तो ये याद रखना कि अगर चार्ज ऊपर है, इन दो चार्जों के बीच में ऊपर चार्ज एसोलेट करता है, तो यहाँ पे 4 आता है, इसको याद रखना, ठीक है। पेंडुलम प्रॉब्लम में देखते पेंडुलम होता है, यहाँ पे चार्ज लटकाए होते हैं, यहाँ पे। उसका हमसे रेशियो पूछता है, तो tan थीटा जो होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो tan थीटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के। रेशियो का बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड के आर का फार्मूला होता है 2k λ/sin θ/2, इसको याद रखना, 2k λ/sin θ/2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए पूछा गया है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग लार्ज प्लेट के लिए σ/एप्सिलॉन नॉट। चार्ज के केस में दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन सिग्मा के केस में वैल्यू अलग होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट और जेईई मेंस में। अब हम देखेंगे चार्ज को अगर क्यूब के कहाँ पे रखते हैं तो उसके फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम सेंटर पे रखते हैं चार्ज को तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन फेस ऑन ईच देखा जाएगा तो 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फेस सेंटर की बात की जाएगी तो 2 हो जाएगा, यदि सेंटर की बात की जाएगी तो 4/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कॉर्नर में। अगर कॉर्नर पे रखा जाएगा तो 8 हो जाएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना भाई। अब हम कैपेसिटर में चलते हैं। कैपेसिटर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, वर्क इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता है तो आप कंफ्यूज मत होना। वर्क कंजर्वेटिव पूछे, वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी, इसको याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दोनों। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, इसका डायमेंशन याद रखना। और एनर्जी जो होती है वर्क डन होती है, यहाँ वर्क डन अपन चार्ज भी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक किसी पॉइंट पे KQ/R वैल्यू होती है, ये याद रखना भाई। अगर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि ये आर के प्रोपोर्शनल है, अगर आर हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। अगर ये निगेटिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर हम आर को बढ़ाएंगे तब ये बढ़ेगा, इसको याद रखना। इस मेथड से क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दे करके क्वेश्चन पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसको हम दूर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल के जीरो इलेक्ट्रॉन मेथड से क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल देखो x इक्वल टू r अपन में n-n जो होता है बड़ा चार्ज अपन छोटा चार्ज का रेशियो होता है। अगर n-1 है तो छोटे चार्ज का होगा, ये चार्ज सेम है तो प्लस वाला वैल्यू आएगी, चार्ज अपोजिट है तो ये वाली होगी। और हमेशा वैल्यू जो होती है छोटे वाले चार्ज से x की वैल्यू होती है। ये वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये याद रखना भाई, Q × V0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q × V0 पोटेंशियल, यहाँ पे है ना, इसको रखोगे तो यहाँ से बदल जाएगा, क्यों यहाँ आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वर्क यहाँ हो जाएगा। ये भी याद रखना भाई, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्यू ही होता है, डिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है पहले काफ़ी। इस वाले रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको पता है पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हमें ये डिफरेंशिएशन करना होता है, मतलब इंटीग्रेशन करना होता है। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करनी है, तो हम इसमें से करते हैं डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक से कम नीट में 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, पीवाईक्यू करोगे तो पता चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन भाई निकालना आना चाहिए, इसको याद रखना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल का फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए मैंने बताया था ना भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कनेटिक एनर्जी इक्वल टू, कनेटिक एनर्जी ये भी होता है ना, पोटेंशियल इंटू चार्ज, वही है ये कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लोग लिटरेचर और पढ़ चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो यहाँ पे रिलेशन देकर के ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रिंग पे पूछता है तो KQ/R² x² 3/2 याद रखना। अगर पोटेंशियल रिंग पे पूछता है तो KQ/√R + x²। इलेक्ट्रिक फील्ड का आर का फार्मूला मैंने पहले बताया था, और ये पोटेंशियल का आर का फार्मूला है K λ/में थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया है ओम बना कर, ये रेडियन में रखना होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर से क्वेश्चन पूछता है, इसमें V इनसाइड जो होता है वो अपान में 2r³ और 3r² ये होता है। पहले इसका ग्राफ जो होता है वो
ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, पहले पैराबोला फिर हाइपरबोला। याद रखना, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पहले पैराबोला फिर हाइपरबोला। और जो सेंटर पे होता है 3/2 टाइम्स होता है उसकी सरफेस से। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे। ये याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन नीट में और जेईएमएस में आया है। इसको याद रखने का एक तरीका है, हॉलो स्फीयर का 0.5 होता है, सॉलिड का 0.6 होता है। 0.6 से करोगे तो 3.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, हॉलो स्फीयर का 0.5 और सॉलिड कंडक्टिंग का 0.6। ये वाला मेथड भाई अच्छे से याद रखना। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं नीट में, जेईई मेंस में। इस साल जेईई मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब बहुत सारे चार्ज होते हैं, जब कंबाइन करते हैं तो उसका रेडियस का फार्मूला ये होता है। चार्ज का फार्मूला NQ होता है, कैपेसिटेंस 1/n/3 होता है इनिशियल के, पोटेंशियल 2/3 होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है 5/3 होती है। याद रखो, रेडियस 1/3, कैपेसिटेंस 1/3, पोटेंशियल एनर्जी 2/3 और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल मतलब 2/3, पोटेंशियल एनर्जी 5/3। नीचे समय ज़्यादा 3 आते हैं, बस सीक्वेंस याद रखना। रेडियस में 1, कैपेसिटेंस में 1, पोटेंशियल में 2, पोटेंशियल एनर्जी में 5। याद रखना भाई। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई, इलेक्ट्रिक 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लेगा, उसमें पूछेगा चेंज इन पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है। चेंज इन पोटेंशियल केवल इनर चार्ज पर डिपेंड करता है, आउटर चार्ज पर नहीं डिपेंड करता है। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ से थ्योरी बनती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें ये देखना है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उसको चार्ज के टर्म में सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो ऐसे होता है, ठीक है। सिग्मा दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज के टर्म में चार्ज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी गई है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल पे फोर्स क्या होता है, QE, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी जाएगी। फोर्स ये भी होता है, ठीक है। याद रखना, Q स्क्वायर इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से फोर्स की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रखा है एरिया पे। और ये जो प्रेशर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, ये याद रखना इस टर्म में, सिग्मा टर्म में भी याद रखना, क्योंकि यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी CV स्क्वायर Q स्क्वायर CV होती है, बैटरी 2 टाइम्स कैपेसिटर की होती है। ये तो सबको पता है, पैरेलल में फेमस। भाई चार्जिंग का कैपेसिटर देखते हैं। चार्जिंग का कैपेसिटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से याद रखना। V कॉमन जो होता है, अगर हम सेम पोलरिटी में जोड़ते हैं CV1 C1 2 अपॉन C1, ज़्यादातर में V2 अलग नहीं दिया रहता है कैपेसिटर का चार्ज। C1 V1 अपॉन में C1 प्लस C2 होता है। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला याद रखना। जेईई मेंस में हज़ारों क्वेश्चन आए हैं, नीट में तो भाई आता ही आता है। नीट जेईई मेंस में कम से कम हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन से आता है भाई। ये वाला भाई याद रखना। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस क्या होता है, E-1 अपॉन के। चार्ज इंड्यूस क्या होता है, और जिस पे चार्ज ST भी इंड्यूस क्या होता है, याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन नीट में जेईई मेंस में आए हुए हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला भी याद रखना भाई, और सिलेंड्रिकल का फार्मूला याद रखना, मैचिंग में आ जाता है ये। लॉस इन एनर्जी जो होता है वो एनर्जी लॉस अपन एनर्जी इक्वल टू 100 होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, कभी यहाँ लॉस पूछेगा एनर्जी और यहाँ लॉस पूछेगा, यही तो क्वेश्चन पूछता है। कैपेसिटर को जब हम डायरेक्ट्रिक सीरीज में ऐड करते हैं तो ये वाला फार्मूला याद रखना, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D1 अपॉन K1 प्लस D1 अपॉन K2। और यहाँ पे K इक्वल की वैल्यू K1 2 पहले जैसे आती है, उसमें रेजिस्टेंस के यहाँ पे एरिया में आता है एप्सिलॉन नॉट K1 A1 K2 A2 अपॉन में यहाँ पे सीरीज में ऐसे आता है, ठीक है। तो याद रखना भाई। जनरल के क्वेश्चन से इसका क्वेश्चन आ जाता है। इस बार जेईई में इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे, और नीट में इस बार हमारे इसमें 3 ठो दे दिया था, मतलब पहले सीरीज में ही दे करके इसको 3 ठो दे दिया था। क्वेश्चन पूछा था की वैल्यू बताओ K1 की। बाई चार्जिंग कैपेसिटर की बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमूव में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड होती है तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड मतलब कि उसमें पोटेंशियल सेम होगा। बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल देती है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो देखो पहले इनिशियल कंडीशन क्या होती है सबकी, कैपेसिटर की चार्ज Q0 पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबका फॉर्मूला तुमने मैंने पीछे बता दिया है। तो अगर बैटरी पोटेंशियल कनेक्टेड है तो पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा, ये देखो पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा। उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया तो कैसे इंक्रीज हो जाएगा कि ये कैपेसिटर किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज Q बराबर CV। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा बैटरी कनेक्टेड, ये याद रखना, ठीक है भाई। और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। लेकिन नीट में 2023 में पूछा, 24 में पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डबल कर दिया था। अब कैपेसिटेंस होता है डिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट A/D, जब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो कैपेसिटर घट गया। कैपेसिटर घट गया तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा। जब कैपेसिटर घट गया Q बराबर CV होता है तो चार्ज भी घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड DV अपॉन R होती है, जब ये सेम है DV सेम है लेकिन R घट गया तो E घट जाएगा। और एनर्जी जो होती है Q स्क्वायर बाई CV होता है, एनर्जी भी C से घट जाएगा। एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है ना, हाफ CV स्क्वायर। V सेम है लेकिन C घट गया तो एनर्जी भी 2 से घट जाएगा, क्योंकि C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। D जो D को घटाया तो कैपेसिटेंस घटा, और चार्ज बराबर होता है QE। चार्ज भी 2 टाइम्स से घटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होता है, फोर्स 4 टाइम्स घटता है। याद रखना, फोर्स 4 टाइम घटता है जब डिस्टेंस 2D इंक्रीज करते हैं भाई। इसमें बैटरी जब रिमेन्स कनेक्टेड होती है, बैटरी मतलब जब बैटरी रिमूव कर दी जाती है तो उसमें चार्ज कंजर्व हो जाता है। जब बैटरी रिमूव कर दी जाती है तो उसमें चार्ज सेम हो जाता है। ये चार्ज वाला टर्म देखो आप, ये चार्ज वाला टर्म देखो। लेकिन उसके बाद कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज ही होगा इसमें, लेकिन पोटेंशियल घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, एनर्जी घट जाता है, सब कुछ घट जाता है। लेकिन अगर इस केस में अगर हम बात करें मतलब डाइलेक्ट्रिक में डिस्टेंस बढ़ाने की, तो आप फार्मूला याद करके इसमें कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें सेम आएंगी। इसमें फार्मूला बेस्ड इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि बैटरी रिमूव करने पर चार्ज सेम रहता है, और हमने डिस्टेंस को डबल किया तो कैपेसिटर घट जाएगा, पोटेंशियल भी घट जाएगा, चार्ज सेम रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेना क्योंकि DV/DR होता है। पोटेंशियल 2 से घटेगा और पोटेंशियल भी घटेगा, रेडियस भी घटेगा, तो दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि 2V भी घट जाएगा। और एनर्जी का देख लेना
क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है फोर्स भी सेम हो जाएगा, क्योंकि क्यू सेम ही रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही रहती है, तो फोर्स भी सेम रहेगा। इस तरह ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम बैटरी रिमूव कर रहे हैं और डिस्टेंस डबल कर रहे हैं या डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस वाले फार्मूले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तुमको बस एक टर्म याद रखना है, ये कंडक्टिविटी सिग्मा एन स्क्वायर टाउ बाई एम होता है। सिग्मा एन स्क्वायर कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, एन स्क्वायर टाउ बाई एम होता है। और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर तुमको रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का फार्मूला आता है तो तुम सारे फार्मूला यहाँ से ड्राइव कर लोगे, उसके बाद फिर फार्मूला सारे ईजी हो जाते हैं, कोई टफ नहीं रहता है इसमें। तो तुमको केवल यही फार्मूला याद रखना है, कंडक्टिविटी का फार्मूला सिग्मा एन स्क्वायर टाउ बाई एम 1/2 रेजिस्टिविटी होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, बी बराबर आई आर होता है। ड्रिफ्ट इलास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है, जिसमें ई का स्मॉल चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज अपान में इलेक्ट्रिक फील्ड अपान में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। और करंट जो होता है वो होता है वी डी ना ऐसे याद करते हैं करंट। यहाँ से बहुत सारे रिलेशन तुमसे टेम्परेचर इंक्रीज करके पूछेगा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टाउ घट जाएगा। तुमको अगर सारे फार्मूला याद हैं तो तुम सारे टर्म निकाल लोगे, जब टाउ घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। इसीलिए अगर तुमको ये सारे फार्मूला नहीं याद रहेंगे तो तुम टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कैसी थ्योरी बनाई जा रही है, स्टेटमेंट कैसे बनाए जा रहे हैं वो नहीं कर पाओगे। तो अगर तुमको ये फार्मूला नहीं याद है तो फिर इसको जल्दी से याद कर लो। कंडक्टिविटी याद कर लो, उसके बाद 1/2 रेजिस्टिविटी होता है, आजकल टू एल वाई होता है, वी बराबर आई आर होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद कर लो, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ घटता है, डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन, और जब डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन घटेगा तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी और यहाँ से करंट भी घट जाएगा फिर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद मोबिलिटी इक्वल टू जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करंट डेंसिटी जो होता है आई अपॉन एरिया होता है। और ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म याद रख लेना। यहाँ पे कंडक्टिविटी दी हुई है, इस कंडक्टिविटी से तुमको आर एल ए दे करके तुमसे पूछ लेगा। कंडक्टिविटी से आर एल ए दे दिया तो तुमको करंट डेंसिटी कैसे निकालोगे, तो आर एल ए जो तुमको दे दिया गया है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला डल जाएगा, 1/, और रेजिस्टिविटी हो जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा वी बराबर आई आर का फार्मूला यहाँ लग जाएगा। उसके बाद भाई पावर कंज्यूम इक्वल टू पावर कंज्यूम को जब फार्मूला दे देता है तो वोल्टेज सप्लाई अपन वोल्टेज रेटेड इनटू पावर रेटेड होता है। ब्राइटनेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पावर कंज्यूम। सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर कंज्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होती है। पैरेलल में पावर कंज्यूम जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होती है। जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करते हैं तो हम लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं, जिसमें वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, मतलब करंट सेम होता है। तो करंट सेम होता है तो ये हमारा वोल्टेज का फार्मूला हो जाएगा, वी बराबर आई जी जी प्लस आर, और यहाँ से हमारा रेशियो आएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये एमीटर वाला है, रेजिस्टेंट ऑफ एमीटर क्या होता है, शंट क्या होता है, एन की वैल्यू क्या होती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन स्मॉल स्केल डिफ्लेक्शन, ये याद रखना भाई, क्योंकि इस साल मेरे को लगता है गैल्वेनोमीटर और मीटर से क्वेश्चन आने वाला है। अभी तक नेट में गैल्वेनोमीटर और मीटर से क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं आया है, इस साल क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर और मीटर से ही क्वेश्चन आएगा। ये याद रखना भाई, ये आरसी सर्किट है, लेकिन तुमको इतना याद रखना है टाइम टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर जो है बिहेव करता है सिंपल वायर पे, और एट स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट पे। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका उल्टा होता है इंडक्टर में, टाइम टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव करता है और स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव करता है। ये याद रखोगे तो दोनों काम हो जाएगा। मैग्नेटिज्म चैप्टर में बढ़ते हैं, जिसमें इरेगुलर शेप में अगर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है एम इक्वल टू एल इफेक्टिव हो जाता है। और आर्क में पूछता है तो ये वाला फार्मूला याद रखो, आर्क वाले से 2 से 3 फार्मूला आका है मैग्नेटिक मूवमेंट का, साइन थीटा बाई 2 अपान में थीटा बाई 2, थीटा हमेशा रीडिंग में रखना है, याद रखना। कटिंग जब करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का एलॉन्ग लेंथ और परपेंडिकुलर लेंथ, ये वाला फार्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना भाई, क्योंकि जब हम लेंथ के लॉन्ग काटते हैं एलॉन्ग लेंथ ऐसे जब काटते हैं तो लेंथ सेम होती है, एरिया घट जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट घट जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट घट जाता है, याद रखना। जब परपेंडिकुलर काटते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट सेम रहता है। यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एल मैग्नेटिक अपान ज्योमेट्रिक जो रेशियो होता है 5/6 होता है, इसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता है एल मैग्नेटिक अपान में एल जी मैग्नेटिक होता है और जियोमेट्रिक रेशियो होता है, ये होता है 5/, इसको वो भी बोलते हैं गारो मैग्नेटिक, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन रेशियो बोलते हैं भाई। ये क्वेश्चन यहाँ से नीट में इस साल 25 में क्वेश्चन आया था, 30 में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे होता है, वहाँ पे टॉर्क 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। 180 डिग्री पे टॉर्क 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो दोनों का, ठीक है। 0 से 90 पे जब हम रिमूव करते हैं वर्टिकल एक्सटर्नल लेजर 90 होता है, 90 से 180 करते हैं तब भी MB होता है, 0 से 180 करते हैं 2 MB होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टेबल से अनस्टेबल करते हैं तो 2 MB, 0 से 60 करते हैं तो MB/2, 2 MB वाला क्वेश्चन आ चुका है, MB वाला क्वेश्चन आ चुका है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखना। मेरा पूरा अनुमान है भाई इस साल डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा भाई। ये मैं कैसे मेथड बताऊँ इसको याद करने का, तुम आप जैसे भी करो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के इतने सारे एग्जांपल याद कर लो, एनसीईआरटी के एग्जांपल इस साल आने की प्रोबेबिलिटी यहीं से है। और भाई इन सब की फार्मूला याद कर लेना, H इक्वल टू NI, ये वाला एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि यहाँ से डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मैचिंग दे देगा तुमको और तुमसे मैचिंग करके यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इस वाले क्वेश्चन में मतलब हमेशा तुमसे मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसको याद रखना भाई। यहाँ पे इसकी सारी यूनिट सक्सेसिबिलिटी जो होती है, यूनिट सक्सेसिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक वैल्यू याद रखना, यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन आता है। I और H का ग्राफ डायमैग्नेटिक के लिए ये होता है, I और H का पैरामैग्नेटिक के लिए ये होता है, I और H का फेरोमैग्नेटिक के लिए ये ग्राफ होता है। अभी तक रीट में जीएमएस में इसमें क्वेश्चन नहीं आया, इस साल आ सकता है। I और H का ग्राफ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक किसी में से एक का, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का ये पूरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, तुमको मैं पूरी ग्राफ दे रहा हूँ, तुमने टीचर से पढ़ा होगा, अच्छे से इसको देख लेना।
भाई परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसमें रेडिएटिविटी, क्रोसिटिविटी और परमिटिविटी सब कुछ हाई होता है। और सॉफ्ट ये जो होता है इसका परमानेंट मैग्नेट का एरिया हाई होता है और सॉफ्ट आयरन का जो होता है एरिया लो होता है। इसकी परमिटिविटी हाई होती है लेकिन कोरोसिविटी और रेडिएटिविटी लो होती है। ये याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एरिया इसका हाई होता है, परमानेंट लोग जो होते हैं उनका एरिया बड़ा होता है, याद रखना भाई। तो भाई ये रही पूरी मेरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पूरी शॉर्ट नोट्स जो मेन इंपॉर्टेंट वाली नोट्स है। अब मैं आपको मेन बड़ी वाली नोट्स दिखाता हूँ जिसमें पूरे फार्मूला है, उसको मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ज़्यादातर फार्मूला मैंने मेन इसी में एक्सप्लेन कर दिया है। वो मेन वाली फार्मूला लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको जल्दी एक्सप्लेन करूँगा, आप जल्दी से उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। दिखा रहा हूँ तो 1 मिनट रुकिए आप। ये रही भाई मेरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पूरी शॉर्ट नोट्स जो एकदम पूरी फुल वाली नोट्स है। बाकी तक ज़्यादातर कंटेंट इसमें दोनों में सेम है, कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें उसमें नहीं एक्सप्लेन है मैं इसमें जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बायोसेवर्ट का फार्मूला म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई IDS क्रॉस R अपन में R क्यूब। यहाँ से वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन नहीं आया है, इस तरह आ सकता है वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन, क्योंकि यही सब टॉपिक बचे हुए हैं इसमें आने के लिए। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ का होता है, ये भी पता होना चाहिए भाई। इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, सेमी इनफाइनाइट के लिए फार्मूला। जब हम इनफाइनाइट वायर के लिए बात करते हैं तो यहाँ पाई आता है, जब हम सर्कुलर की बात करते हैं तो वहाँ पाई नहीं आता, याद रखना। लेकिन सर्कुलर में हमेशा ये लिखना पाई नहीं आता, याद रखना भाई, क्योंकि ये सर्कुलर और लाइन चार्ज का दे करके तुमसे ऐसे लाइन चार्ज दे देगा, ये दे देगा, यहाँ से पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर वाले में पाई नहीं आता है। मैग्नेटिक फील्ड ये वाला फार्मूला मैंने दिखाई दिया है, बाकी सब कुछ तो मैंने दिखाई। देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर वाले फार्मूला की ये वाली ट्रिक याद रखना, क्योंकि किसी भी थीटा पे तुमसे पूछ सकता है। सर्कुलर का सेमी सर्कुलर आर का 4 पाई आर, किसी भी लूप में अगर है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लूप को इंक्रीज कर रहे हैं तो n स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर लूप के इनसाइड है वहाँ पे 0 होती है, तो पता ही होगा सबको। एम्पियर सर्कुलर लाइन भाई पता ही होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। हॉलो स्फीयर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 होती है, आउटसाइड और इनसाइड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसको याद रखना, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। सॉलिड स्फीयर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जिसका ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनता है। हॉलो स्फीयर के लिए ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट 0 रहता है, उसके बाद फिर ऐसे बनता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ग्राफ से क्वेश्चन बन चुके हैं, आ चुका है। सोलेनाइड के लिए वाले से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ चुका है भाई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट Ni, N जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। और टोराइड के केस में क्या होता है, यहाँ पे R इक्वल टू R इफेक्टिव हो जाता है। R इफेक्टिव जो होता है इनर प्लस आउटर बाई 2 हो जाता है। याद रखना भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड जो होती है सोलेनाइड में 0 होती है, लेकिन इनसाइड म्यू नॉट Ni होता है और इंड में म्यू नॉट Ni बाई 2 रहता है। अब तक इनसाइड से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, इंड से क्वेश्चन नहीं आया है। इंड से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। मैग्नेटिक फील्ड का लॉरेंज वाला फोर्स याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। Q इक्वल टू V क्रॉस B। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन कर देते हैं तो ये लॉरेंज फोर्स का फार्मूला बन जाता है। फार्मूला से क्वेश्चन आ चुका है नीट में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से आता है सर्कुलर पाथ में। R इक्वल टू MV बाई QV। यहाँ से R इक्वल टू MV बाई QV होता है। MV मोमेंटम होता है, तो यहाँ मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम का फार्मूला 2m कि ये होता है, ये तो मैंने मॉडर्न फिजिक्स में भी एक्सप्लेन किया। मोमेंटम इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल भी होता है, यहाँ भी आ जाएगा। टाइम पीरियड 2πm/qv होता है। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड होती है। यहाँ से क्वेश्चन रेशियो वाले बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल देकर के तुमसे पोटेंशियल एनर्जी सेम कर देगा, मोमेंटम सेम कर देगा, चार्ज सेम कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम कर देगा। कोई भी रेशियो पूछता है, कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। और 2024 के जेईई मेंस में आया था क्वेश्चन, यहाँ से वेलोसिटी निकलवाया था R इक्वल टू MV बाई QV से। और इस वेलोसिटी को डुअल नेचर के काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में वेलोसिटी का फार्मूला पुट करवाया था। और ऐसे ही क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे R इक्वल टू 2mk है ना, ये या 2mk, इसकी काइनेटिक एनर्जी को वहाँ पुट करवाया था डुअल नेचर के प्रोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उस काइनेटिक एनर्जी में। तो उस काइनेटिक एनर्जी में R, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी को रीअरेंज करोगे तो R/QV हो जाएगा। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे तुमको लिखना पड़ेगा R इंटू QV अपान में 2m, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ के काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन डुअल नेचर की काइनेटिक एनर्जी से पुट करवाने के लिए वैल्यू पूछ सकता है, बस यही रिलेशन याद रखना है बस तुमको। ये वाला क्वेश्चन भाई रीट में आ चुका है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव किसका होता है, नेगेटिव किसका होता है। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है। तो इसको याद रखना भाई। अगर दो आर इक्विवेलेंट का टेम्परेचर सेम है तो उसका R1 अल्फा 1 R2 अल्फा 1, जैसे टेम्परेचर ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, तो R1 वो L1 अल्फा 1 L1 L2 करते हैं ना, तो यहाँ भी R1 अल्फा 1 और R2 अल्फा 2 कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। बाकी यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें सेम है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने पहले अपने वीडियो में अपलोड कर मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। और मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है I इंटू एरिया होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। और ये एंगुलर मोमेंटम M जो होता है M/L इक्वल टू Q/M, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटम गारो मैग्नेटिक रेशियो। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। Q/M का M/L का तुमको देकर के तुमसे रेशियो पूछेगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपन एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन पूछेगा, तो Q/M होगा। बाकी मैंने टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज़ें पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अभी मैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को अपने दूसरे वाले वीडियो इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है टॉर्क, याद रखो बस तुम। टॉर्क बराबर होता है NIAB, क्योंकि टॉर्क होता है M क्रॉस B और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इंटू एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा N तो NIAB होगा, ये याद रखो। टॉर्क इक्वल टू NIAB। मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर में क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो C थीटा होता है, C थीटा, जो ये C थीटा होता है, इसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका डायमेंशन टॉर्क के बराबर होता है, और टॉर्क का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है। और यहीं से तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा करंट सेंसिटिविटी, मैं बताता हूँ। NIAB इक्वल टू C थीटा होता है, तो यही हो जाएगा तुम्हारा थीटा अपन आई। करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपन आई।
करंट आई इक्वल टू हो जाएगा सी अपान में एन ए बी इंटू थीटा। ये थीटा ये तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी हो गई। करंट सेंसिटिविटी जो है तुम्हारी नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। थीटा बाई आई को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी का। थीटा बाई आई को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, जो हो जाएगा एन ए बी अपान में थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी घटेगी, और टॉर्सनल कांस्टेंट घटाओगे तो तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। याद रखना भाई, थोड़ा सा शायद मैंने गलत बोल दिया, इस चीज़ को याद रखना। करंट सेंसिटिविटी इसको थीटा बाई आई होता है, जो कि एन ए बी अपन सी होगा, ठीक है, इसको याद रखना। और यहाँ पे सी करंट बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है ना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए करंट वाला जो फार्मूला है उसके नीचे आर आ जाएगा। एन ए बी सी, जहाँ पे एन ए बी ये है ना, एन ए बी सी करंट सेंसिटिविटी, उसके नीचे आर लगा दोगे तो वोल्टेज सेंसिटिव बन जाएगा। लेकिन याद रखना, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो करंट तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इसलिए हमारे डिफ्लेक्शन बढ़ाने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी, सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। ये मैग्नेटिज्म की पूरी नोट्स है फुल वाली, सब चीज़ों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने पहले वाली वीडियो में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको ना आ रहा हो, सारी चीज़ों को मैंने अपने पुराने वाली वीडियो में मतलब पहले जो है उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी ये सारी नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अटैच किए हैं, वहाँ से तुम देख सकते हो। ये सारी चीज़ें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक है, इस सब का एरिया, ये सब चीज़ें मैंने अपने वीडियो में अपलोड की। यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल तुम याद कर सकते हो, यही सब इंपॉर्टेंट है, ये सारी सराहने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आया है परमानेंट मैग्नेट से, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। ये वाला ग्राफ सॉफ्ट आयरन के लिए होता है, ये वाला स्टील के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना भाई, यहीं से ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और वेरी हाई हैव वेरी लो टेम्परेचर लो रेजिस्टेंस परफेक्टली कंडक्टिंग। सुपर कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है भाई, यहाँ से इसको याद रख लेना। उसकी लो टेम्परेचर होता है, लो रेजिस्टेंट होता है, परफेक्ट कंडक्टिविटी होती है, मैग्नेटाइजेशन होता है, और उसका म्यू आर जीरो होता है, और सक्सेसिबिलिटी -1 होती है। सुपर कंडक्टर की वाली थोड़ी याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन कई बार मैंने टेस्ट में देखे हैं। सुपर कंडक्टर की लो रेजिस्टेंस, परफेक्ट और म्यू आर जीरो, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पहली वाली वीडियो में मतलब पहले वाले सेशन में अपलोड कर दिया है, पहली वाली शॉर्ट नोट्स में। पोटेंशियल एनर्जी ये याद रखो भाई, कटिंग ऑफ बार अगर बार मैग्नेट को लेंथ के लॉन्ग कट करते हैं तो उसमें टाइम का कुछ नहीं है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर लेंथ को जितने बार कट करेंगे टाइम पीरियड इन टाइम डिक्रीज होता है। ये देखो भाई, मैं करंट सेंसिटिविटी जो एक्सप्लेन कर रहा था, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है स्मॉल करंट को मेजर करता है। करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क इक्वल टू होता है एन आई ए बी, जो होता है सी थीटा, यहाँ पे मैंने के लिख दिया है सी की जगह पे, और थीटा अपन आई जो होता है करंट सेंसिटिविटी होता है। यहाँ पे सी की जगह मैंने के लिखा है, बस बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है, बाकी इसको याद रख सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिगर ऑफ मेरिट जो होता है 1/करंट सेंसिटिविटी होता है। यहाँ से क्वेश्चन जेईई में पूछ जाता है फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। करंट सेंसिटिविटी की जो वैल्यू आएगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिगर ऑफ मेरिट होता है। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड का आर का फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर को करंट डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखते हैं, इसको अच्छे से भाई देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम पूछोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में करंट डेंसिटी कैसे आया, इसको अच्छे से देखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट, चार्ज जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसका वेलोसिटी, चार्ज को अगर सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो उसका वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है, स्पीड और सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू NIA, ये सारे टर्म तुमको याद होंगे भाई। मूविंग कॉइल किलोमीटर के रिवॉल्विंग चार्ज जो होता है मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला को कैसे रीअरेंज कर, चार्ज इक्वल टू होता है करंट अपन टाइम, और टाइम इक्वल टू होता है 2πr/v। तो जब इसको अरेंज करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला निकल के आ जाएगा QVR/2। यहाँ पे और v इक्वल टू होता है ω/r, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी मैग्नेटिक मोमेंट का आ जाता है Q ωr²/2। मैग्नेटिक मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम से कैसे रिलेशन निकलवाया है भाई, ये भी देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और इसको रेशियो को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और इलेक्ट्रॉन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होती है वैल्यू होती है, इसको याद कर सकते हो। एटॉमिक में मैग्नेटिक मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम जब क्वांटाइज करता है इसको बोर मैग्नेटा निकल के आता है, तो यहाँ का रिलेशन भी याद रखो और इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू भी याद रखो, क्योंकि यहाँ से गायरोमैग्नेटिक रेशियो और बोर मैग्नेटॉन से क्वेश्चन इस आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं पहली वाली वीडियो में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक्सप्लेन करने लायक है, सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस इसमें कुछ नहीं है। करंट क्या होता है ये सब जनरल फार्मूले हैं, सबको पता होता है। ड्यूटी वेलोसिटी जो होती है वो 10⁻⁴ mm में होती है, याद रख सकते हो। और ड्यूटी वेलोसिटी का फार्मूला, करंट का फार्मूला, उसके बाद ये वेरिएबल वाला, ये वाला क्वेश्चन, अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो ग्राफ कैसे बनता है, ऊपर जाता है, याद रख सकते हो। और जो वो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं डिपेंड करती है, याद रखना। ये यहाँ पे मोबिलिटी जो होती है E/m रेशियो पर डिपेंड करती है, मतलब E/m रेशियो मतलब स्पेसिफिक चार्ज। तुमसे E/m रेशियो स्पेसिफिक चार्ज का देकर के तुमसे रेशियो पूछ सकता है मोबिलिटी का। यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है ρ = L/A होता है, जब लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। उसके बाद फिर एरिया जब चेंज करते हैं, वॉल्यूम जब कांस्टेंट करते हैं तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कभी एरिया को कांस्टेंट कर देगा, कभी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देगा। तो स्मॉल चेंज का क्वेश्चन बनता है, कीप नॉट लार्ज चेंज का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और ये टर्म याद रखना, जब स्ट्रेचिंग करते हैं तभी वॉल्यूम स्ट्रेचिंग करते हैं या ड्राउन आउट लिखा होता है तो वहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एक ये भी याद रखना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। R = L²/m, यहाँ L² लेंथ में चेंज करने का मास, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है नीट में PYQ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और
रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, जब कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटती है। कंडक्टिविटी घटती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सेमी कंडक्टर में इसका अपोजिट होता है। अच्छे से याद रखना भाई इसको। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है चार्ज पे डिपेंड करता है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये तो सबको पता होगा। करंट का रेशियो भाई सबको पता होगा, नीचे वाला रेजिस्टेंस अपन टोटल रेजिस्टेंस अपन R2 अपन एरियो, जब करंट का रेशियो लेते हैं सर्किट एनालिसिस में। वेलोसिटी मीड जो निकालते हैं हम V अपन R इक्वल टू यहाँ से निकालते हैं, तो याद पता है ना भाई। वी मीड का जब फार्मूला निकालते हैं V1 अपन R1 प्लस V2 अपन R2 प्लस 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। और 1 किलो वाट R इक्वल टू 36 × 10⁵ जूल होता है। इसको हमारे लिए अर्ग में पूछ सकता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। मैक्सिमम पावर थ्योरम याद रखना भाई, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है तो मैक्सिमम पावर थ्योरम लग जाती है। मैक्सिमम पावर थ्योरम का तुमको ये वाला टर्म याद रखना चाहिए, पावर का फार्मूला। मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या पावर का फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है पावर मैक्सिमम इक्वल टू E² अपन 4R। उसका ग्राफ याद रखो भाई, ये होता है ग्राफ उसका। ये हीटिंग कॉइल कैलोरीमीटर में जब हम सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस जैसे होता है, पैरेलल में ऐड करते हैं तो पैरेलल जैसे एडिशन होता है। उसके बाद ये टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से रिलेशन, ये वाला याद रखना भाई। R फाइनल इक्वल टू R0 अल्फा डीटा VR, ये सब रिलेशन मैंने बता ही दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। पावर को जब हम सीरीज में ऐड करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का फार्मूला, उसका ये ग्राफ पूछ सकता है। थर्मल एनर्जी R इक्वल टू R2 ये MS डेल्टा थीटा इसको रिलेट कर देता है। हीट इक्वल टू MS डेल्टा थीटा इक्वल टू I² RT यहाँ से रिलेट कर देता है थर्मल को। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियो में अपलोड की है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, सब कुछ सेम ही है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला याद रखना भाई। करंट इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस में I अपान में टोटल रेजिस्टेंस I इक्वल टू V/R। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला याद रखना ये वाला भाई, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से। बैटरी को जब हम चार्जिंग करते हैं, मतलब उसमें भी ड्रा लिखा रहेगा, बैटरी ड्रा चार्जिंग, तो E इक्वल टू प्लस R हो जाता है। डिस्चार्जिंग के टाइम में E माइनस IR हो जाता है। सेल को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ए में पैसे ऐड होता है, या रेजिस्टेंस भी सीरीज जैसे ऐड होता है। अगर एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाती है तो 2 घट जाता है। एन से अगर आंग जाती है तो 2 घट जाता है। पैरेलल में ऐड करते हैं तो ये वाला फार्मूला करंट का, ये मिक्सिंग वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं है भाई। इंटरनल रेजिस्टेंट और EMF से लेकर के ग्राफ पूछ सकता है। ग्राफ पूछता है क्या है, पूछ कह सकता है, पूछता है। और इसका स्लोप और इंटरसेप्ट पूछता है हमसे। स्लोप होता है -R, इंटरसेप्ट होता है E। भाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का अलग अलग ग्राफ हो सकता है। ये वाला डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। ये भी याद रखना, टर्मिनल पोटेंशियल किसके क्रॉस पूछ रहा है। कभी कभी टर्मिनल पोटेंशियल एक क्रॉस रेजिस्टेंस पूछता है, कभी एक क्रॉस सेल पूछता है। 2023 में एक क्रॉस सेल पूछ लिया था। यहाँ पे जो V इक्वल टू E प्लस R लिखते हैं ना हम, ये V इक्वल टू E प्लस R, ये वाला R, ये वाला, ये सेल की क्रॉस है। यहीं पे अगर कैपिटल R हो जाता है तो सेल नहीं रेजिस्टेंस की क्रॉस हो जाता। मीटर ब्रिज का ये जनरल फार्मूला ये सब आता रहता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी है भाई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको ना आ रहा हो। जो मैंने पहले वीडियो में अपलोड की है सारी कंटेंट इसमें सेम ही है, कुछ इसमें नया नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। कैपेसिटर, पोटेंशियल, एनर्जी, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हैं। उसमें मैंने शॉर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन किया है, वही इंपॉर्टेंट है ये उसमें, तो उतने कर लोगे तो काम हो जाएगा।